हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए टू जेड कॉमर्स क्लासेस पर, जहां हम आपको देते हैं कॉमर्स के उलझे हुए प्रश्नों के सुलझे हुए जवाब, वो भी फनी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि आज हम जिस प्रश्न पे बात करेंगे उस प्रश्न का नाम है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट, या ठहराव से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से लिया गया है और विगत कई वर्षों में यह प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को भी। ठहराव के अर्थ जानने से पहले हम सबसे पहले एक पॉइंट को समझते हैं। जब हम किसी पर्सन के सामने अपना प्रपोजल रखते हैं और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो इन दोनों के मिलने के बाद जो पॉइंट निकल के आता है उसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं। याद रखिएगा कि जब भी हम किसी प्रपोजल को रखते हैं और उसे सामने वाला पक्षकार उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो यह एक्सेप्ट होने के बाद जो प्रपोजल था वो एग्रीमेंट का रूप ले लेता है। यह जो पॉइंट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से लिया गया है, जो उसमें सेक्शन 2E के तहत बताया गया है। 2E याद रखिएगा, आपको कैसे याद रखना है। एग्रीमेंट में AGREE होता है, तो याद रखिए इस EE से इसका ये सेक्शन निकल करके आया है। आइए स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर इसका अर्थ बताया गया है। जैसा कि बताया जा रहा है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे को प्रतिफल अर्थात बोले तो कहीं ना कहीं ये दोनों पक्षकार को लाभ पहुंचाता हो, उसको हम ठहराव कहते हैं। याद रखिए, अगर ये प्रतिफल नहीं होगा तो ठहराव व्यर्थ भी माना जा सकता है। जब और दूसरे तरीके से अगर हम देखें कि जब दो मस्तिष्क में और जिनके सामान्य उद्देश्य हों या विचार जिनके समान हों, तो वहाँ पर भी ठहराव का निर्माण हो जाता है। आगे, जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के सामने किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है और दूसरा पक्षकार उसे स्वीकार कर लेता है, तो इसे हम ठहराव कहते हैं। तो ये सिंपल तरीका आपको याद करने का, और यही 2E के तहत शायद बताया भी गया है कि प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे को प्रतिफल दे, तो उसे हम ठहराव कहते हैं। आइए आगे, कुछ विद्वानों ने भी ठहराव के परिभाषाएं दी हैं। जैसा कि चेरी जी ने बताया है कि प्रस्ताव जब उचित रूप से स्वीकृत हो जाता है तो उसे हम ठहराव कहते हैं। एक स्वीकृति प्रस्ताव ठहराव का निर्माण करता है। सबसे ज़्यादा फेमस है पोलक जी का, जिन्होंने बताया कि ठहराव एक या एक से अधिक पक्षकारों के द्वारा अन्य पक्षकारों या पक्षकारों के लिए किए जाने वाले किसी कार्य को करने का गहन चिंतन है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं गहन चिंतन की बात किया जा रही है, तो ठहराव जो होता है वो मानसिक स्तर पे किया जाता है, जिसपे दोनों पक्षकार के जो विचार होते हैं वह समान होते हैं। आगे हम देखते हैं कि ठहराव के क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण जो होता है वह होता है आपका कि ठहराव के दो या दो से अधिक पक्षकार होते हैं। कम से कम दो तो होते ही हैं, और क्योंकि एक व्यक्ति स्वयं के साथ किसी भी प्रकार का ठहराव नहीं कर सकता है, मतलब अपना प्रस्ताव खुद रखे और खुद उसको स्वीकार कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। आगे है, दोनों पक्षकार एक बात पे एक ही रूप में सहमत होने चाहिए, मतलब यहाँ पर उनकी पारस्परिक सहमति होनी चाहिए, म्यूचुअल एसेंस होनी चाहिए। आगे है कि इनके बीच में आपसी संवहन या बोले तो समय समय पर या जो भी हो सकता है, जिस स्तर पर भी वो पारस्परिक एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखें, अपना पारस्परिक संवहन बनाए रखें। नेक्स्ट, ठहराव के लिए यह जरूरी है कि पक्षकारों का जो उद्देश्य है आपस में वैधानिक दायित्व को उत्पन्न करता हो। पक्षकार अपना अभिप्राय एक दूसरे को स्पष्ट कर दें, मतलब उनके मन में जो भी व्यू है, जो भी पॉइंट चल रहा है, उस पॉइंट को एक दूसरे को वो डिफाइन कर दें। नेक्स्ट है, ठहराव में जो पक्षकार हों वो पक्षकार ही एक दूसरे को प्रभावित करें, अन्य किसी व्यक्ति को दूसरे को प्रभावित ना करें। ये विशेष उनके लक्षण हैं, जिसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हम यहाँ पर देखते हैं कि ठहराव कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है इन्फोर्सबिलिटी के आधार पर है, प्रवर्तनी के आधार पर है। तो
जो सबसे पहला प्रवर्तनी के आधार में जो सबसे पहला पॉइंट है ठहराव, एग्रीमेंट जो है आपका अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होने चाहिए। तो प्रत्येक ठहराव जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय हो, याद रखिएगा, मतलब ठहराव ऐसा हो जाए जो किसी कानून के द्वारा इन्फोर्स हो, उसको हम अनुबंध कहते हैं। इसे जो है वैध अनुबंध का भी नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है वैध ठहराव। भारतीय अनुबंध अधिनियम, ये 2G से कर लीजिएगा। 2G के अनुसार वह ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो सकता, मतलब उसे लागू नहीं किया जा सकता है, तो इसको हम व्यर्थ ठहराव कहते हैं। नेक्स्ट, अगला ठहराव का जो आधार है वह आधार है वैधानिक आधार। वैधानिक में यह दो तरीके के होंगे, एक जो होगा वैध होगा, दूसरा अवैध होगा। ठहराव जिसे वैधानिक रूप से क्रियान्वित किया जाता है, मतलब किसी विधान द्वारा नियम के अनुसार उसको लागू किया जाता है, तो उसको हम वैधानिक ठहराव कहते हैं। यह ठहराव होता है जिसमें एक वैध ठहराव के सभी लक्षण विद्यमान होते हैं। अवैध में क्या होता है कि यह अवैध ठहराव वह है जिसे समस्त समानांतर ठहराव भी व्यर्थ होते हैं। समस्त अवैध ठहराव आवश्यक रूप से व्यर्थ हो जाते हैं। मतलब अवैध का मतलब है कि सीधा चीज़ है कि जो किसी विधान द्वारा नियम के थ्रू चल भी रहा हो या समानांतर भी हो, परंतु उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कमियां पाई जाती हैं जो समाज के लिए अनैतिक रूप में होता, तो उसको हम अवैध ठहराव कहते हैं। अगला जो आधार है ठहराव का वह है निर्माण विधि के आधार पर ठहराव। इसमें पहला है स्पष्ट ठहराव। स्पष्ट ठहराव को हम देखते हैं कि जिसमें दोनों एक दूसरे के सामने अपने प्रस्ताव जो प्रस्तुत करते हैं और स्पष्ट रूप से एक दूसरे को वो बता दें या उनको स्पष्ट कर दें कि हाँ, हम दोनों के बीच में होने वाला जो प्रस्ताव है वो इस तरीके का होगा और यहाँ पर जो प्रतिफल निकलेगा वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर वो सारे पॉइंट को एक दूसरे को बता देते हैं और यह स्पष्ट ठहराव जो भी होता है वो हमेशा लिखित और मौखिक दोनों ही रूपों में पाया जाता है। अगला जो है वो गर्भित ठहराव है। गर्भित ठहराव पक्षकार ठहराव को लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि यह जो है व्यापार की शर्तें या पक्षकार के जो भी विचार करने के ढंग हो या व्यापारिक जो भी रीति रिवाज हो उसके अनुसार यह स्वयं इसको धारण कर लिया जाता है। एक एग्जांपल में आप इसको समझ सकते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है, जैसे आप रेलवे से सफ़र करते हैं, तो रेलवे से सफ़र में जैसे ही आप रेलवे का टिकट ले लेते हैं तो यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट और आप में और जो आपका टीटी आता है, इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और यहाँ पर जब भी टीटी आता है आपको चेक करने के लिए आप वो रेलवे का टिकट दिखा देते हैं, वो आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ जाता है। तो मतलब यहाँ पर इनका व्यक्तिगत दोनों की बात किया जाती है, यहाँ इनका व्यक्तिगत कोई लगाव नहीं है, परंतु यहाँ पर रेलवे का टिकट लेने की वजह से मिस्टर ए और टीटी के बीच में एक गर्भित जो ठहराव बन गया है। नेक्स्ट, आपको दिख रहा होगा निष्पादन के आधार पर। निष्पादन दो तरीके से होते हैं, एक निष्पादित ठहराव रहेगा, दूसरा निष्पादकीय ठहराव। निष्पादित में दोनों पक्षकार, मतलब माना एक पक्ष ए है दूसरा पक्ष बी है, ये दोनों ही अपने परफॉर्मेंस को तुरंत एट द टाइम करके ख़त्म कर देते हैं या काम को कंप्लीट कर ले जाते हैं, तो इसको हम निष्पादित ठहराव कहते हैं। और निष्पादकीय में जैसे है कि मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं, इन्होंने अपना परफॉर्मेंस कर लिया परंतु ये अभी भी अपना अधूरा करके छोड़े हैं, कंप्लीट इनका नहीं है, तो यहाँ पर जो ठहराव होगा वो निष्पादकीय ठहराव का रूप होगा। नेक्स्ट है परिपूर्ण के आधार पर। परिपूर्ण में दो तरीके होते हैं, एक प्रवर्तनीय ठहराव, दूसरा अप्रवर्तनीय ठहराव। प्रवर्तनीय ठहराव वह ठहराव है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई जाती है। मतलब प्रवर्तनीय मतलब इसमें नियम कानून या रेगुलेशन जो भी बने हैं ना बहुत ही सटीक बने हुए हैं और यहाँ पे काम भी जो होता है बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो अर्थात यह ठहराव राजनियम के द्वारा अनुबंध की तरह प्रवर्तनीय कराए जा सकते हैं। इसमें एक वैध अनुबंध के भी लक्षण होते हैं, मतलब ये वैध अनुबंध की तरह होते हैं। जबकि अप्रवर्तनीय ठहराव में क्या होता है कि वे ठहराव होते हैं जो ऐसे अधिकारों और दायित्वों को सृष्टि करते हैं जिन्हें राजनियम तो मान्यता देता है, मतलब कानून द्वारा मान्यता तो मिल जाता है किंतु कुछ तकनीकी दोषों के कारण वे न्यायालय द्वारा लागू नहीं हो सकते हैं, तो इसको हम अप्रवर्तनीय ठहराव कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरह की वैल्यू मिली हो तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।